हम में से और आप में से बहुतों का बचपन बेहतरीन कार्टून्स को एंजॉय करते हुए बीता होगा और इन्हीं के इर्द गिर्द हमारे बचपन की कई सारी बेहतरीन मेमोरीज भी हैं। लेकिन अब जैसा कि दुनिया पहले से भी कहीं ज्यादा कनेक्टेड हो चुकी है, हर किसी को हर चीज में से सेंस ढूंढना है, चाहे वो फनी, कॉमिक और बियॉन्ड द लॉजिक कार्टून कैरेक्टर्स ही क्यों ना हो। इसी सेंस के ढूंढने के चलते कई सारे फैंस माइंड ब्लोइंग थ्योरीज इजाद करते हैं, जो कई बार तो बहुत आउटरेजियस और कई बार बहुत पॉसिबल भी लगते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 वैकी, आउटरेजियस, इमोशनल और पॉसिबल बिहाइंड द सीन कार्टून फैन थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, विच विल श्योरली गोना ब्लो योर माइंड। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्यों आखिर कैंडिस फिनियस और फर्ब के इन्वेंशंस को कभी पकड़वा नहीं पाती, क्या सामुराई जैक और प्रोफेसर यूटोनियम एक्चुअली रिलेटेड हैं, डोरेमोन आखिर कैसे बनाएगा नोबिता को एक साइंटिस्ट, और टॉम का जेरी के पीछे रहने का कौन सा बहुत बड़ा इमोशनल रीजन है, ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहा है। तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दुनिया भर के लोग इस बात को तो जानते ही होंगे कि अलादीन की कहानी जादू और परियों के जमाने की ही है और इसी पर डिज्नी ने दो मूवीज बनाकर इसे और भी कहीं ज्यादा पॉपुलर कर दिया। लेकिन यहाँ पर कुछ फैन थ्योरीज के हिसाब से डिज्नी के अलादीन और ट्रेडिशनल अलादीन की कहानी में एक बहुत बड़ा अंतर है और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि डिज्नी के अलादीन बेसिकली एक पोस्ट अपोकलिप्टिक यानी आज के समय में कहीं ज्यादा आगे बर्बाद हुए धरती की कहानी है। लेकिन ऐसे कैसे, चलिए समझाते हैं। एनिमेटेड मूवी के अंदर जब अलादीन और जैस्मिन कारपेट पे चढ़ के अपना गाना गाते हैं, वहीं पर एक सीन आता है जब ग्रेट स्पिंक्स ऑफ गीजा को बनता हुआ दिखाया जाता है। एंड ऑफ कोर्स इस इमारत को रियल लाइफ में 2558 और 2532 BC में बनाया गया था, जो ऐसा लग तो सकता है कि ये पुराने जमाने में सेट होने का सबूत हो सकती है। लेकिन वहीं पर जीनी जब चिराग में से निकलता है तो वो यही बात बोलता है कि वो 10,000 सालों से चिराग के अंदर फंसा हुआ था। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर इस मूवी की टाइमलाइन 2500 BC है तो यहाँ पर चिराग कैसे आया, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला चिराग 6800 AD में खोजा गया था। ऊपर से जीनी को आज के मॉडर्न पॉप कल्चर, कैरेक्टर्स और सेलिब्रिटीज के बारे में इतना सारा कुछ कैसे मालूम है। यहाँ पर ये सब कुछ सेंस बना सकता है अगर एक मॉडर्न इंसान जीनी के रूप में एक लैंप में कैद हो जाए और पॉसिबली यहाँ पर ह्यूमंस ग्रेट स्पिंक्स को बना नहीं रहे थे बल्कि उसे रीस्टोर कर रहे थे। अब वैसे तो इस मूवी के क्रिएटर्स ने इस थ्योरी को पूरी तरह से नकारा है, लेकिन ऑफ कोर्स ये थ्योरी हमें सोचने पर जरूर मजबूर करती है। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड लॉन्गेस्ट एनिमे सीरीज पोकेमॉन को तो आप में से बहुतों ने देखा होगा और आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऐश केचम की जर्नी की कहानी दशकों से फॉलो की होगी। लेकिन इस सब में ऐश केचम की उम्र यहाँ पर 10 साल की 10 साल क्यों है? अब हाँ, मैं भी इस बात पर बिलीव करता हूँ कि कार्टून्स और एनिमे में हमेशा लॉजिक की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये चीजें कुछ फैंस को अपनी दिमाग की खुजली मिटाने से कहाँ रोकती हैं। और यहाँ पर दुनिया भर के फैंस इस बात को कई बार थ्योराइज कर चुके हैं कि एक्चुअली यहाँ पर ऐश केचम एक्चुअली एक बहुत ही लंबे सपने में है और वो शुरुआत से ही कोमा स्टेज में है। जहाँ पर जब एनिमे में ऐश केचम की बाइक का एक्सीडेंट दिखाया जाता है, उसी दौरान ऐश केचम कोमा की स्टेज में चला जाता है और पूरी की पूरी इंटायर शो के दौरान उसका साथ या सामना जिसके साथ भी हुआ है वो सब की सब उसकी इमेजिनेशन थी और बेसिकली उसे रियल वर्ल्ड में जगने के लिए ही उसके सारे के सारे कॉम्पिटिशंस को जीतना होगा। यही कारण है कि उसके सामने हमेशा अलग अलग चैलेंजेस आते रहते हैं। वेल, इस थ्योरी में आपको कितना दम लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपैंट्स आप में से बचपन में बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन इस शो के पीछे एक ऐसी डार्क थ्योरी है जो आपका बिकिनी बॉटम को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। और वो ये है कि एक्चुअली बिकिनी बॉटम बेसिकली रियल लाइफ के बिकिनी अटॉल आइलैंड्स का एक रेफरेंस हो सकता है, जहां पर अमेरिका ने 1958 तक कोल्ड वॉर के दौरान रशिया की होड़ में यहां पर 23 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग की थी। और थ्योरी के हिसाब से इस शो के अंदर हमें जितने भी अजीब और अलग क्रीचर्स देखने को मिले हैं वो बेसिकली इसी न्यूक्लियर टेस्टिंग का एक नतीजा है, जो इस शो के बहुत ही फनी कार्टून होने के बावजूद भी एक बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम फिनियस एंड फर्ब कार्टून सीरीज के अंदर कैंडिस को ही दोनों भाइयों का विलन दिखाया जाता है, लेकिन बेचारी को अपनी बात को अंत तक साबित करने का मौका तक नहीं मिलता और यही बेसिक प्रीमाइस है जो इस शो को बहुत ही ज्यादा फनी और यादगार बनाता है। लेकिन कई सारे फैंस ने यहाँ पर भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए हैं और कईयों ने यहाँ पर एक बहुत ही अजीब, डार्क और सैड थ्योरी भी इजाद की है
जहाँ पर बेसिकली इस बात को कई फैंस मानते हैं कि कैंडिस एक्चुअली फिनियस और फर्ब को एक साथ नहीं देखती है और वो बेसिकली यहाँ पर फिनियस को पूरी तरह से इमेजिन करती है, क्योंकि यहाँ पर फिनियस की डेथ हो चुकी है और उसी के रिप्लेसमेंट के रूप में यहाँ पर फर्ब को अडॉप्ट किया गया है जो डिसेबल्ड है, इसीलिए ज्यादा बात नहीं करता। और यहाँ पर बेसिकली कैंडिस इन दोनों भाइयों को एक साथ काम करता और अतरंगी चीजों को बनाता हुआ इमेजिन करती है और यही कारण है कि जब दोनों एक साथ होते ही नहीं तो उनके इन्वेंशन होंगे कहाँ से, और जब उनके इन्वेंशन नहीं होंगे तो उन्हें पकड़वाएगी कैसे। और तो और यहाँ पर यह भी थ्योराइज किया जाता है कि यहाँ पर एक्चुअली डॉक्टर डूफिन्समर्ज कैंडिस का मेंटल साइकियाट्रिस्ट है, इसीलिए वो यहाँ पर डॉक्टर डूफ को एज अ विलन देखती है और पेरी द प्लेटिपस को एज अ हीरो। और पूरे के पूरे फिनियस एंड फर्ब के एपिसोड्स उसके दिमाग के अंदर की इमेजिनेशन होती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा अनडाइजेस्टेबल है। लेकिन मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या सोचना है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में पावरपफ गर्ल्स और समुराई जैक तो जरूरी देखा होगा और आपने इस बात को भी नोटिस किया होगा कि इन दोनों शो में प्रोफेसर यूटोनियम और समुराई जैक एक जैसे दिखते हैं। लेकिन वहीं पर इंटरनेट के बहुत सारी थ्योरीज के हिसाब से ये दोनों कैरेक्टर्स एक्चुअली रिलेटेड हो सकते हैं और इसके बहुत सारे सबूत मिले हैं कि समुराई जैक भी पोस्ट अपोकलिप्टिक टाउन्सविल शहर जैसे शहर को विजिट कर चुका है और यहाँ पर समुराई जैक बेसिकली प्रोफेसर यूटोनियम का एंसेस्टर है। वेल, थ्योरी के हिसाब से प्रोफेसर यूटोनियम की रियलिटी में समुराई जैक ने अकू को बहुत ही पहले हरा दिया था और यहाँ पर समुराई जैक की तलवार को बेसिकली पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया जो प्रोफेसर यूटोनियम को मिला और उसी तलवार में लगे हुए खून से यहाँ पर प्रोफेसर यूटोनियम ने केमिकल एक्स बनाया और यहाँ पर पावरपफ गर्ल्स के क्रिएशन के इंसिडेंट के दौरान अकू बेसिकली एक बार फिर से आजाद हो गया और वो समय में पीछे गया सामुराई जैक से अपना बदला लेने, जहां पर उसने इस बार सामुराई जैक की दुनिया को बर्बाद कर दिया और ऐसे क्रिएट हुआ प्रोफेसर यूटोनियम और सामुराई जैक का अल्टरनेट टाइमलाइन। हाँ, ये थ्योरी बहुत गजब की है, लेकिन इन दोनों शोज के क्रिएटर ग्नेडी तार्ताकोवस्की के हिसाब से इनमें कोई सच्चाई नहीं है और क्रिएटर्स ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दूसरे शो का ईस्टर एग दिया था। करेज द काउडली डॉग बचपन का एक ऐसा एनिमेटेड शो है जिसे मैं लिटरली देख के बहुत ज्यादा डरा करता था, लेकिन ऑनलाइन थ्योरीज के हिसाब से करेज द काउडली डॉग के स्पूकी होने का एक बहुत ही सैड रीजन भी है, जहां पर बहुत लोग इस बात को थ्योराइज करते हैं कि इस पूरे के पूरे शो को एक्चुअली डॉग के पर्सपेक्टिव से ही दिखाया जाता है और जैसा कि करेज को उसके ओनर्स ज्यादा बाहर लेकर नहीं निकलते हैं, वो एक्चुअली अपने घर और लॉन के बाहर कुछ और नहीं देखता है। साथ ही साथ वो इस सीरीज के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स को देखता है वो एक्चुअली नॉर्मल पर्सन्स ही हैं और जैसा कि वो डॉग है वो हर एक के ऊपर सस्पिशियस होता है। यही कारण है कि उसके मालिक म्यूरियल और ईस्टस को इन मॉन्स्टर्स से कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और वो उन्हें नॉर्मल पर्सन की तरह ही देखते हैं और मेरे हिसाब से भी इस थ्योरी में बहुत हद तक दम है। अब जब बात थ्योरीज और उसके पीछे के इन्वेस्टिगेशन की हो रही है तो स्कूबी डू के मिस्ट्री इनकॉर्पोरेशन गैंग के बारे में कैसे बात नहीं होगी। और जैसा कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट शोज में से एक है, इसके बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन इनमें एक बहुत ही स्पूकी थ्योरी है और वो ये है कि एक्चुअली स्कूबी डू और उसकी मिस्ट्री इनकॉर्पोरेशन सब के सब घोस्ट हैं जो बेसिकली अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं और फेक घोस्ट और मॉन्स्टर्स का पर्दाफाश करते रहते हैं। यही कारण है कि उनका कभी न घर या हेडक्वार्टर दिखाया जाता है और न ही उन्हें कभी अपने काम के लिए फीस लेते हुए दिखाया जाता है। और जैसा कि इस फ्रेंचाइजी के अंदर कई बार एक्चुअल और रियल घोस्ट भी देखने को मिले हैं, यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी के चांसेस बहुत हाई हो सकते हैं। वैसे इसके बारे में आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। 1995 की टॉय स्टोरी एक बहुत ही इमोशनल मूवी है जिसने हमें टॉयज के पर्सपेक्टिव से उनके इमोशन को साबित किया। लेकिन जैसा कि असल लाइफ में टॉयज जिंदा नहीं होते हैं, कुछ लोग को यहाँ पर भी बहाना मिल गया इस पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी को ही थ्योराइज करने का, जिसके तार जाकर जुड़ते हैं 2004 के डिज्नी पिक्सार की ही द इनक्रेडिबल्स मूवी से, जहां पर एक्चुअली सिंड्रोम मिस्टर इनक्रेडिबल से अपने नए लेजर के बारे में बताता है जो 0 पॉइंट एनर्जी पे काम करता है, जो कि वेवलेंथ में एक अनसीन एनर्जी होता है जो कि वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है। और जैसा कि द इनक्रेडिबल मूवी 50s के जमाने में सेट है और टॉय स्टोरी की पहली मूवी 90s के जमाने में सेट थी, कई फैंस इस बात को मानते हैं कि यही 0 पॉइंट एनर्जी इन टॉयज को सेंटिएंट बनाने में जिम्मेदार है। नोबिता और डोरेमोन की दोस्ती के बचपन से हम मिसालें देते आ रहे हैं।
अब वैसे ये तो कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि डोरेमोन के ऑफिशियल मांगा की कहानी के अंत के दौरान डोरेमोन की बैटरी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद डोरेमोन एक तरीके से डेड हो जाएगा। जहाँ पर जब नोबिता उसकी बहन डोरेमी से उसके बारे में पूछता है तो वो भी उसकी हेल्प नहीं कर पाती है। यही चीज नोबिता को डोरेमोन की कमी के एहसास दिलवाता है और वो बेसिकली अपने आप को संभालते हुए अपने आप को एक अच्छा और पढ़ा लिखा इंसान बनाता है और खुद एक रोबोटिक साइंटिस्ट बनता है, इस उम्मीद में कि वो दोबारा डोरेमोन को ठीक कर पाए। इस पर ऑफिशियली तो कोई एपिसोड नहीं बना है, लेकिन इस एपिसोड को फैंस ने अपनी तरफ से जरूर डेवलप करने की कोशिश की है। एंड ऑफ कोर्स इस एपिसोड के ऑफिशियली रिलीज होने का मतलब बेसिकली डोरेमोन की सीरीज का अंत होना तो होगा ही, साथ ही साथ ये दुनिया भर के डोरेमोन फैंस के लिए एक बहुत इमोशनल एपिसोड होगा। अब जैसे लोग डोरेमोन और नोबिता की दोस्ती की मिसालें देते हैं, वैसे ही टॉम एंड जेरी की दुश्मनी की मिसालें भी देते हैं और इससे जनरेट होती थी हिलेरियस सिचुएशनल कॉमेडी, जिसे आप में से और हम में से बहुतों ने एंजॉय जरूर किया होगा। लेकिन इनके पीछे की दुश्मनी की थ्योरी बहुत ही इमोशनल और बहुत ही अडोरेबल है, जहाँ पर थ्योराइज किया जाता है कि टॉम और जेरी एक्चुअली बहुत ही पक्के और अच्छे वाले दोस्त हैं, लेकिन जैसा कि टॉम के ओनर्स को घर में चूहे नहीं पसंद होते हैं, वो जेरी को किसी प्रकार से हार्म न पहुंचाएं, इसलिए टॉम अपनी तरफ से ये दिखाता है कि वो जेरी के पीछे पड़ा हुआ है ताकि उसके मालिक निश्चिंत रहें और जेरी को घर से ना निकालें। और जैसा कि हमने टॉम एंड जेरी की कई बार दोस्ती देखी है, इस बात में बहुत हद तक सच्चाई हो भी सकती है। लेकिन इस खूबसूरत थ्योरी के बारे में आपका क्या सोचना है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइस, ये थे टॉप 10 चाइल्डहुड कार्टून थ्योरीज एंड बिलीव मी, ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मजा आया और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी उतना ही मजा आया होगा। और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप कौन कौन सी कार्टून थ्योरीज के बारे में जानते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या पता है इसका पार्ट 2 भी हम जल्दी ही बना दे। हमारी आने वाली ऐसे ही औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए भी एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। Thank you for watching. See you in the next video. Till then, take care. Goodbye.